दोस्तों इसका हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इसका अगला सवाल दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आप कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम्पल में फर्स्ट बोला उसको आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल से देख के कर सकते हो। ठीक दोस्तों, उसको गुणनखंड विधि से आपका मान निकालना है। ठीक है, इसका अगला सवाल देखते हैं हम कौन सा तीसरा नंबर क्या बोला, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 127 है और गुणनफल 182 हो। ठीक दोस्तों, अब देखो आपको दो संख्या ज्ञात करना है, तो आपने क्या मान के चलो, पहले पता नहीं दो संख्या कौन सी, आप मान सकते हो क्या मानना, पहली संख्या क्या मानना है दोस्तों, आप पहली संख्या मान लेना। आप पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या आप मान सकते हो, पहली संख्या आप मान सकते हो दोस्तों कौन सी, x मान सकते हो। क्या संख्या x। ठीक दोस्तों, अब संख्या आपने पहली संख्या तो मान ली x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, दो संख्या हो रही है, यदि मैं x मानूं और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 27 उनका योग। ठीक है, 27 आपको दे रखा क्वेश्चन में, तो मैं दूसरी पत्नी अपना क्वेश्चन मार्क मान लूं इसको दोस्तों। ठीक है, तब क्वेश्चन मार्क माने तब उसको निकाल सकते हो। कैसे होते हैं क्वेश्चन आप यही रखिए, इसको कर दो पक्षांतर, मतलब 27 माइनस उस तब जाएगा 27 माइनस एक्स जाएगा। ठीक, एक्स हमने कर दिया पक्षांतर, दूसरी संख्या कौन सी निकल गई दोस्तों, आपकी दूसरी संख्या निकल के आएगी कौन सी, आप कह सकते हो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी दूसरी संख्या आपकी होगी 27 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी संख्या होगी। अब आपको और क्या दिया है दोस्तों, आपको दे रखा क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का दिया है, दोनों संख्याओं का आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, आपको गुणनफल दे रखा है। ठीक दोस्तों, ये आपको दो संख्या गुणनफल दे रखा है 182 दिया। बस अब क्या करना है आपको, इन संख्या पहली संख्या x दूसरी संख्या ही, इनके गुणनफल का गुणा कर दो 182, मतलब क्या जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। बस सॉल्व कर लो इसको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या कैसे करोगे, देखो अंदर x का x इंटू दोनों से कर दो, एक कोष्टक बाहर है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 182। ठीक है, तो 27 एक्स जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स का स्क्वायर, और इसका पाएगा तो माइनस 182 बराबर हो गया आपका 0। ठीक है, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 एक्स जाएगा माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। ठीक दोस्तों, अब इसको बन चुका आपका एक समीकरण। अब क्या करना है आपको, इनको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ठीक, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अब आपको गुणनखंड विधि आपको पता है, इसमें कौन से नियम कानून होते हैं, आपने सीख चुका है पिछले कुछ सवालों में। ठीक है, हम सब चुटकियों में हल कर लोगे देखते हुए। देखो दोस्तों, अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है आपका, कि बाहर वाली संख्या गुणा कर दो, पास संख्या कौन सी है आपकी, एक्स के साथ एक कुछ संख्या है कि नहीं है, मतलब एक है। ठीक, वही चिन्ह सहित लेना, और 182 मतलब माइनस एक इंटू माइनस 182 कितना हुआ दोस्तों, ये होगा आपका प्लस का 182, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या बोलता है कि मध्य पद को ऐसे तोड़ दो, बीच वाला पद 27 है इसको, कि गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने घटाने में प्लस 27 एक्स आए। ठीक दोस्तों, देखो अब इसके लिए करना, इसके बनाते हैं पेयर। ठीक है, तो पेयर बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, आप क्या कर लो, इसका गुणनखंड कर लो, इसका 182 का, तो गुणनखंड करोगे तो किससे, देखो दो से भाग लगाओ, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2। ठीक है, और 7 से लगा दो, तो 3 सत्ते 91। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब मतलब आगे कर सकते हो 13 का। ठीक है, तो देखो उसके पेयर नहीं बना, देखो किसमें कैसे बन सकता है, जैसे गुणा कर दो कितना आएगा 14, 7 दूनी 14, मतलब 14 गुणित 13 करोगे तो कितना आएगा आपको 182 आएगा। ठीक है, गुणा करने तो 182 आना, और 14 प्लस 13 कर दो, 14 प्लस क्या कर दूं 13 कर दूं, तो आपका आ रहा 27, मतलब आपको दो संख्या मिल चुकी, कौन सी दो संख्या, 14 और 13। ठीक, बस अब एक्स लगा दो, यहाँ पे एक्स लगाना मत भूलना, अन्यथा आपका सवाल सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, मतलब इसकी जगह आप उठा के इनको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक दोस्तों, आओ इसको लिख दो, क्या हो जाएगा जी, मैं लिखना चाहूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0 कर दो। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होता है दोस्तों, इनका बना लो पेयर, क्या बना लो आप, बना लो इसका कोष्टक में ले लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x आपने कोष्टक में ले लिया, प्लस 13x माइनस 182 एक कोष्टक में लिया, बराबर आप 0 कर दो। ठीक है, हाँ, अब अगला स्टेप क्या होता है दोस्तों, अब अगला स्टेप होता है आपका कॉमन निकालना, कॉमन देखने दोनों में क्या उपस्थित है। ठीक है, दोनों आपको उपस्थित है दोस्तों, क्या, एक मिनट, आप माइनस भी कॉमन ले लेना। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे, माइनस बाहर लिखना, अंदर क्या बचेगा, अंदर जब ध्यान रख दो, जब भी हम माइनस बाहर लिखाते हैं तो अंदर चिन्ह आपको बदल जाता है, मतलब प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, हाँ, अब देखो इन दोनों में देखो, इन दोनों कॉमन लेना, तो क्या लेना आप लोग कॉमन लोगे, दोनों में क्या है एक्स, एक्स बाहर निकाल, एक एक्स बाहर निकालना, अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस 14 बचेगा, प्लस यहाँ दोनों में क्या है कॉमन, यहाँ पे 82 को लिख सकते हैं, 13 13 14, मतलब अब 13 दोनों उपस्थित,
13 लिखा अंदर x माइनस 14 बचेगा। ठीक दोस्तों, बराबर 0। अब देखो क्या करना है आप इनको, अब दोनों यहाँ तक आपके सेम है तो मतलब यहाँ तक आपने सही किया। ठीक है, तो एक पुस्तक ले लो x माइनस 14 ले लो और एक पुस्तक ले लो माइनस x और प्लस का 13 बराबर कर दो आप 0। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ करते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये हो चुका है गुणनखंड। अब आप एक पद को एक बार x माइनस 14 को 0 बराबर ले लो, एक बार ले लो माइनस x प्लस 13 को एक बार ले लो 0 बराबर। ठीक दोस्तों, देखो x माइनस आप लोगे x माइनस 14 को क्या लोगे 0 बराबर लोगे तो आपका x निकल के कितना आएगा 14 निकल के आएगा। ठीक है, और कर सकते हो आप एक बार ले लो इसको तो माइनस x प्लस 13 बराबर ले लो 0। ठीक है, तो x कितना निकल के आएगा, x का तो पक्षांतर मतलब x बराबर आपका निकल जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा तो 13 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा कर दो माइनस 13 करो तो माइनस 13 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल मतलब x आपका निकल के आएगा 13 निकल के। ठीक है, ये आपके निकल चुके हैं x आपके 14 और 1 13। आपने पहले संख्या क्या मानी थी x, आप कोई भी ले सकते हो, 14 लोगे 13 तो आप अतः करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे, पहली संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी, पहली संख्या आपकी होगी x मान मतलब 14 ले लो एक बार, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, दूसरी संख्या होगी आपकी 27 माइनस x माना था तो अब 27 में से 14 घटाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 13। आपके दो संख्या निकल चुके हैं 14 और 13। अब 14 और 13 मतलब 14 और 13। ठीक दोस्तों, अब एक बार इसको ले 13 x 13 निकल के आएगा, दूसरी संख्या 14 निकल के आएगा, मतलब दोनों से एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, आपका आंसर यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं आपका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों इसका हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या है 5वां नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, देखो अब समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको देख लो, जान लो थोड़ा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण होता है आपका दोस्तों 90 डिग्री का। ठीक है, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देखो भुजा कुछ नाम होता है, इसमें जैसे 90 डिग्री के सामने जो भुजाएं होती है वो अपना कर्ण कहलाता है। ठीक है, हमेशा कर्ण कहलाएगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। और जो नीचे जो लेटी हुई होती है, सोई हुई होती है, उसको हम बोलते हैं आधार। ये कौन सी भुजा होती है दोस्तों, आधार होती है। और जो खड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं ऊंचाई। ठीक दोस्तों, वो क्या कहते हैं अपनी ऊंचाई कहलाती है त्रिभुज की। ठीक है, जो खड़ी हुई होती है उसको ऊंचाई बोलते हैं त्रिभुज की। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, पर हमें आधार पता नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, आधार को हम मान सकते हैं x मान सकते हैं। माना आधार कितना आपका x है। ठीक है, जब आपका आधार आपका x मान चुका है आपने, तो ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, आधार से क्या हो उसकी 7 सेंटीमीटर कम, आधार हमने क्या माना x माना, तो x माइनस 7 कर दो, जहां कम आए वहां कर देना आप हमेशा माइनस करना। ठीक दोस्तों, कम की बात हुई मतलब उसको घटाना है, तो x माइनस 7 उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, सेंटीमीटर में लेना। ठीक है, कितना लेना, सेंटीमीटर में लेना, इसको सेंटीमीटर x। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि कर्ण कितना उसका, तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है आपका, ये है आप दोस्तों, आपका कर्ण कितना 13 दे दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना दो भुजाएं घात करना, मतलब ऊंचाई और आधार निकालना है। इसको नाम दे देना a b c एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, जो हमेशा किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक, उसको यूज कर दो आप, तो लिख दिया त्रिभुज एबीसी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब, मतलब क्या आपका लंब आपका क्या हो जाएगा, खड़ी हुई ऊंचाई, मतलब आप लिख देना है ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमने आधार लगा दिया, वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब देखो जरा कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण आपका AC है, मतलब AC का वर्ग, ऊंचाई कितना आपका AB है, मतलब AB का वर्ग, प्लस आधार आपका BC का वर्ग। ठीक दोस्तों, अब देखो मान रख दो AC कितना आपका 13 का वर्ग, AB कितना आपका, हमने क्या माना AB को x माइनस 7 का वर्ग, प्लस BC कितना माना हमने x का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 13 का कितना होता है दोस्तों, ये होता है 169 होता है। आप सॉल्व गुणा कर लेना, 2 बार 13 का, x माइनस 7 का होल वर्ग है। अब यहाँ पे एक संख्या लगा देना, या कौन सा संख्या लगाना आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर होता है प्लस 2 माइनस होते हैं माइनस लगाना, ab 2ab प्लस b स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है
ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बस इसका यूज कर देना। यहाँ ए वाला क्या है x, बी वाला आपका 7, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका x माइनस 7 को 2 बार गुणा कर दो, उससे अच्छा आप इसको यूज कर दो, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस 2, ए मतलब x, बी मतलब 7, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक दोस्तों। यहाँ तक आपने सॉल्व कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अब देखो 169 है, इसको 169 वैसा को वैसा ही लिख दो अभी, एक्स स्क्वायर रहने दो, 7 दूनी 14 एक्स, ठीक है, संख्या गुणा करना, 7 का वर्ग मतलब 49 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लो, 169 उसका पक्षांतर कर लो, तो यहाँ बचेगा आपका 0, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए आपके 2x² माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49, उस तब जाएगा तो माइनस 169, पक्षांतर के चिन्ह आपकी बदल जाती है, ठीक है, 0 बराबर लिख देना 2x², ठीक है। तो उसको वैसा वैसा ही लिख दो अभी 2x², ठीक है। हाँ अब देखो माइनस 14x भी वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हल करो जरा, 49 मतलब इसमें घटाओ कितना होगा, तो यहाँ माइनस आएगा अपना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो 0, 9 0, 6 में से 4 घटाना 2 मतलब 120, ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ एक काम करो, आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, सब में आपको 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 अल्लाह बचेगा x² माइनस यहाँ 7x आएगा, यहाँ कितना आगे भाग लगाओगे 2 से 120 से मतलब 60 आएगा, इसको तो अंदर गुणा करो तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। मतलब देखो अब 2 का तो पक्षांतर, तो इसका पाएगा तो 0/2 हो जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा x² माइनस 7x माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आप हल कर सकते हो, ठीक है। क्या करना आप इसको, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब आप यह करके लिख सकते हो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ठीक दोस्तों। ये हो गया आपका समीकरण आपका हल, ठीक है। अब इसको करना आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल, तो गुणनखंड विधि आपने सॉल्व कर चुका है कई बार, इसकी बार और करते हैं, ठीक है। देखो पहला नियम क्या होता है इसमें, बाहर भाषा संख्या गुणा करो, भाषा संख्या कौन सी है यहाँ पे x² साथ कुछ है क्या, नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 गुणित कर देना, भाषा कौन सा है -16 है, मतलब आपका 16 माइनस 16 आ जाएगा, ठीक है। अब बनाओ उसको पेयर, पेयर कैसे बनाओ दोस्तों, देखो इसमें किस में आता है, ये तो 1 और 60 में आता है, दूसरा 2 और 30 में आता है, ठीक है, और किस में आता है, और ये आता है 6 में भी आता है, 6 और 10 में, देखो 7 आएगा क्या, इसमें नहीं आ रहा, मतलब और चेक कर लो किस में आएगा, और इसमें आ जाएगा इसमें 6, 5 में आएगा 5, ठीक है। बड़ी संख्या ले लो 12, तो 5 में देख लो, 5 और कितने आता है 12 में आता है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई देख सबके देखो 160 में तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि माध्य संख्या कौन सी 7x है, ठीक है। -7x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे -60 आए और जोड़ने घटाने पे -7x आए, ठीक है। तो देखो 2 30 भी नहीं आएगा, ठीक है, कटपिट 6 2 वो भी 60 तो आ रहा है गुणा करने पे, पर 6 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, ठीक, 7 -7x नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये घटाओगे तो 4 बचेगा, जोड़ेगे तो 16 आएगा। अब देखो 5 और 12 देखो, 5 12 में क्या हो रहा है आपको, गुणा करने पे 60 आ रहा है, बिल्कुल 60 आ रहा है, ठीक है। 5 से 3 गुणित कर दूं, 12 तो अपना कितना आ रहा है 60, लेकिन हम चाहिए किसका माइनस का, इसलिए क्या करना ना, आप एक काम करना, आप एक संख्या लगा देना, बड़ी संख्या आपका आएगा माइनस, तो जाएगा -12 -60, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पे 12 में से मैं क्या घटा दूं, +5 कर दूं, ठीक है, -12 तो आपका हो जाता है 7, ठीक है। तो मतलब मेरे को संख्या मिल चुकी, कौन संख्या कि दो संख्या 5 और 12 मिल चुकी है बस, ठीक है, उसका यूज कर दो आप यहाँ, ठीक। कैसे करोगे देखो, x² आप लिखना माइनस क्या लिख देना 12x + 5x और -60 इक्वल टू 0, ये आपकी तो संख्या मिल चुकी है, ठीक है दोस्तों। देखो अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ क्या ले लो, कोष्टक ले लो, तो x² 5 तो संख्या ले लो कोष्टक में, हमने ले लिया, इसको हमारे पास 12x और यहाँ पे प्लस लगाना और 5x और 60 ले लो, एक कोष्टक बराबर कर दो अब 0, ठीक है। इनको आप हटा सकते हो यहाँ से, लिखने की आवश्यकता नहीं होती इनकी। देखो अब इन दोनों कॉमन, देखो कॉमन क्या है दोस्तों आपका, कॉमन आपका इन फर्स्ट में आपका यहाँ भी x यहाँ भी x है, यहाँ 2x यहाँ 1x है, मतलब 1x बाहर निकाल लो, तो बचा x -12 बचा यहाँ पे 12। यहाँ देखो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके दोनों में क्या 5 है, ठीक है, 60 को दे सकते हो, 60 12 पंचे 60, 12 गुणित 5 मतलब 5 बाहर निकाल लो तो f अंदर बचेगा यहाँ x -12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ दोनों आपके सेम, मतलब आपने यहाँ तक सही किया है, ठीक है, ये गुणनखंड।
ये चेक करने का तरीका होता है। अब एक कोष्टक में दे दो आप x माइनस 12 ले लो, एक कोष्टक में x प्लस 5 ले लो, ठीक है, और बराबर कर दो आप 0। यहाँ तक आपने किए होगा दोस्तों। देखो अब क्या करना है, यहाँ हो गया बीच में गुणा, मतलब गुणनखंड हो चुका है। अब गुणनखंड में क्या करते हैं हम, एक पद इसको एक बार x माइनस 12 को 0 बार ले लो और एक बार x प्लस 5 को 0 बराबर ले लो, आपका x करके आपका हल आ जाएगा। देखो आप लिखना यहाँ पे, ठीक है, आगे कर लो यहाँ, ठीक है दोस्तों। देखो आप करके आप लिख सकते हो क्या कि अब x माइनस 12 को ले लो 0 बराबर, तो x माइनस 12 आपका निकल जाएगा कितना, 0 बराबर। तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका x कितना निकल गया, 12 निकलेगा, ठीक है। एक बार क्या ले लो और लिख सकते हो आप x प्लस 5 को 0 बराबर ले लो, ठीक है, तब x कितना निकलेगा, आपका निकल जाएगा -5 निकल जाएगा, पर ध्यान रखो तो 5 का। देखो दोस्तों कभी भी आपकी भुजक की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, मतलब x बराबर 5 नहीं होगा, ठीक है। हम लेंगे कितना, x बराबर 12 लेंगे, मतलब आपका आधार कितना हो जाएगा, हमने आधार क्या माना था, अतः लिख देना त्रिभुज का आधार कितना होगा आपका, एक भुजा आपके आधार x है मतलब 12 हो जाएगी, ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, आप कह सकते हो 7 माइनस x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब मैं कह सकता हूँ 5। ये आपके सेंटीमीटर में लिख देना दोनों, ये आपका क्या आगे सब है, ठीक दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जब समझ में आए उसको कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आप और आगे इसका अच्छे डिस्कस कर सकूं, ठीक दोस्तों। आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों इसका अगला सवाल देखते हैं, 6वां नंबर। इसमें क्या बोला गया है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक, कोई उद्योग है जो करता है वो बर्तन बनाता है। तो विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो लागत है उसके निर्माण कितना लग रहा है, 2 गुने से 2 अधिक है लागत, ठीक है, संख्या से। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत जो उसने एक दिन जो बनाया था उसमें कितने रुपये खर्च हुए थे, 90 रुपये हुए थे बनाने में, ठीक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। आपको बोला गया बर्तनों संख्या ज्ञात करना और जो जितनी लग रही है प्रत्येक नग की कीमत कितनी है उसको आपको निकालना, ठीक दोस्तों। तो सॉल्व करके लिखना आप यहाँ पे, ठीक है। आपसे बोला क्या गया है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो आप क्या मान लेना, माना करके लिख सकते हो, माना उस दिन जिस दिन वो बनाता है, ठीक है, जो उद्योग है उस दिन जो निर्मित बर्तनों की संख्या कितने बनाया उसने, एक दिन में उन्होंने बनाया निर्मित बर्तनों की संख्या आप मान सकते हो, क्या मान लेना दोस्तों, आप मान लेना x, नहीं पता मतलब x तो मान लेना, इतना x बर्तन बनाते हैं, ठीक है। अब यही बोला गया क्वेश्चन में आगे कि उसकी जो बनाएगा बर्तन, प्रत्येक नग, एक बर्तन बनाने में कितने रुपए लग रहा है, उसने ये बोला गया है कि देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, मतलब प्रत्येक जो नग है, ठीक है, जो प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक जो बर्तन है, ठीक है, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है मतलब जो कितनी कॉस्ट आती है वो कितनी है, निर्माण लागत ये बोला गया है कि उस दिन मतलब जिस दिन बनाता है बर्तन, ठीक है, बर्तनों की संख्या आपकी x है, 2 गुनी मतलब क्या, 2 का गुणा कर देना किससे, बर्तनों की संख्या से, ठीक है, मतलब ये आपका 2x आ जाएगा, 2 गुनी जहां गुना उसको गुणा करते हैं, ठीक दोस्तों। अब बोला 2 गुनी मतलब 2 का गुणा से 3 अधिक है, अधिक आता है मतलब जहां क्या करना उसको जोड़ना है, ठीक, जहां अधिक आता है उसको प्लस कर देना और क्या कर देना 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये क्या है, निर्माण लागत है 1 लाख लागत की, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, तो कुल निर्माण लागत आपको दे रखा है कि एक दिन जब वो निर्माण करता है उस दिन तो कितने रुपए खर्च होता है आपका, टोटल रुपए खर्च आता है आपका बनाने में 90 रुपए आता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार आप डाल सकते हो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब बर्तनों की संख्या और इसका मिला के टोटल कितने खर्च आ रहे हैं आपके 90 रुपए आ रहे हैं, मतलब क्या होगा आपका x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा आपको 90 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतने बर्तन बनाता है, इतने रुपए खर्च करता है, टोटल कितने रुपए खर्च आता है 90 रुपए आता है। अरे दोस्तों आप ऐसा देखो एग्जाम्पल समझाता है, आइए उसको, आपने 5 पेन बनाए एक दिन में, ठीक है, एक दिन में आपने कितने पेन बनाए, 5 पेन बनाए, ठीक है, और एक पेन की लागत कितनी आती है, एक पेन की पेन आती है 6। अब टोटल उसने उस दिन कितने रुपए खर्च कर दिया, उसने कर दिया आपका 30 रुपए खर्च किया निर्माण में, ठीक है। तो 30 रुपए किसने, 30 रुपए उन्होंने खर्च करता टोटल बनाने में, तो 30 रुपए कहाँ से आएंगे, इन दोनों की बनाने में, मतलब 6 पेन उन्होंने 6 रुपए खर्च किए एक पेन में, ठीक है, और बनाते कितना 5, तो मतलब 6 पंचे 30, मतलब आपने क्या कर दो 5 और 6 का गुणा कर दो, मतलब इतने रुपए आते हैं आपके 30 बराबर 30, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका जो 5 गुणे 6 आपके 30 के बराबर होगा, ठीक है। वैसे क्या करना है यहाँ पे करना, मतलब क्या करना है कि बर्तनों की संख्या और इतने पे खर्च कर रहे हैं एक बर्तन में, तो इतने पे कुल हो रहा है, तो मतलब क्या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए आपका
90 होना चाहिए। ठीक है, इसको दोस्त सॉल्व कर लो। आइए तो देखो यहाँ पे x है, कोष्टक पहले कोष्टक सॉल्व करो, इसका गुणा कर दो अंदर, तो x इंटू 2x प्लस x इंटू 3 बराबर क्या होगा 90 होगा। ठीक है, x गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों अभी आधार आपका सेम रहता है तो यहाँ पे आपकी जुड़ जाती है, तो 3x बराबर 90 स्टप ले पक्षांतर कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, ये समीकरण बन चुका है। अब इस समीकरण गुणनखंड से आपको कर लेना है दोस्तों, आपने गुणनखंड करना बहुत से सीख लिया है, अब इसको हल कर लेना। अब जो भी आपका हल करने के बाद जो भी आपका x का मान आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 2 x के मान निकलेंगे दोस्तों, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो माइनस वाले को छोड़ता ना, क्योंकि कभी संख्या माइनस की नहीं होती। ठीक है, लागत कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती संख्या। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ों की। ठीक है, आप पॉजिटिव धनात्मक संख्या लेना, और धनात्मक संख्या आपको क्या होगा, जो भी आएगा x समान धनात्मक वो वास्तविक संख्या निकालेगा, और इसमें आप रख देना, उसकी निर्माण लागत आपकी निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आइए मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।